मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और डेली की तरह आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। निश्चित ही इस सेशन से आपको लाभ होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहला दिया गया है, हाल ही में आदिवासी दिवस कब मनाया गया। पहला विकल्प है 10 अगस्त, दूसरा 6 अगस्त, तीसरा 9 अगस्त, चौथा दिया गया 29 अगस्त। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, विकल्प नंबर सी सही होगा। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह कब से प्रारंभ किया गया, तो 1994 ईस्वी से आदिवासी दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया। अब यहां पर आदिवासी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना है मित्रों। जैसे अगर बात किया जाए, सबसे पहले आदिवासी शब्द का उपयोग किसने किया था, तो ठक्कर बप्पा ने सबसे पहले आदिवासी शब्द का उपयोग किया था। जबकि अगर बात करें महात्मा गांधी जी से संबंधित, तो आदिवासियों को हरिजन शब्द से संबोधित किया था महात्मा गांधी जी ने। अगर हम बात कर ले यही आदिवासियों से संबंधित कि आदिवासियों के जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ट्राइफेड नामक एक संस्था का गठन किया गया। यह कब गठित किया गया था, तो 1987 ईस्वी में। और अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में आदिवासियों में, तो मुख्यतः भील, गौड़ और संथाल जनजातियां पाई जाती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक योजना है गोल योजना का संबंध, गोल योजना केंद्र सरकार की योजना है। गोल योजना का संबंध किनके विकास से संबंधित है, तो आदिवासीय क्षेत्रों के विकास का संबंध है गोल योजना से। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय जनजाति मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय जनजाति मंत्री हैं। अब अगर हम एक प्रश्न और भी देख लें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो थी, अब उत्तराखंड की जनजाति के रूप में जानी जाती है थारू जनजाति। यहां से एक प्रश्न बनता है लगातार परीक्षाओं में कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति जो है मित्रों, ये दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में पहला जनजाति संग्रहालय का स्थापना किया जा रहा है। तो यह कहां किया जा रहा है, बलरामपुर में उत्तर प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। अब अगले विकल्पों के रूप में अगर हम देख लें मित्रों, तो यहां से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं। जैसे 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 अगस्त को। अगर हम बात करें 6 अगस्त के बारे में, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस को कब मनाया जाता है, हिरोशिमा दिवस को 6 अगस्त को मनाया जाता है। जबकि 9 अगस्त को नाकासाकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये दोनों कहां से संबंधित है मित्रों, जापान से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न में अत्यंत महत्वपूर्ण दिया गया विकल्प 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह संबंधित है मेजर ध्यानचंद जी से। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा हिम ड्रोन एथान कार्यक्रम किसके की पहल है। मतलब प्रश्न आपसे है कि हाल ही में चर्चा में रहा हिम ड्रोन एथान कार्यक्रम किसकी पहल है। तो यहां दिया गया पहला भारतीय सेना, दूसरा डीआरडीओ, तीसरा इसरो, चौथा दिया गया अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ। अब यहां हमारा जो सही विकल्प है मित्रों, यह विकल्प नंबर ए सही होगा। भारतीय सेना के द्वारा हिम ड्रोन एथान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है मित्रों, तो आपको जानना है कि यह सैनिकों की मदद के उद्देश्य से बनाया गया है
कि जैसे जहां पर सैनिक सुविधा पूर्वक या सुविधाजनक रास्ते से होकर नहीं गुजर पाते हैं, उन जगहों पर आने वाली कठिनाइयों को पहले से कैसे अंदाजा लगाया जाए या उनकी जानकारी पहले से कैसे की जाए, तो हिम ड्रोन योजना के तहत ड्रोन के द्वारा उसका निगरानी किया जाएगा और आने वाली समस्याओं से वहां बचा जा सकता है। और इसी क्रम में अगर हम बात करें, हाल ही में हमने मित्रों स्काई लाइट योजना को भी देखा है। यह भी किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो उपग्रह हैं छोड़े गए हैं भारतीय सेना के द्वारा, उनकी देख रेख किसके अंतर्गत की जा रही है, तो स्काई लाइट के द्वारा की जा रही है। एक प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय सेना दिवस कब आयोजित किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां पर संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण दी गई हैं मित्रों, आपको याद रखना है। दिया गया है डीआरडीओ, यहां से स्थापना इसकी याद रखें। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। और इस मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, इसका मुख्यालय कहां है मित्रों, नई दिल्ली में स्थित है। और इसके प्रमुख कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी डीआरडीओ के प्रमुख हैं। अगर हम बात कर लें इसरो की मित्रों, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहां है, बंगलुरु में है। साथ ही साथ इनके प्रमुख कौन हैं, तो सोमनाथ जी इसके इसरो के प्रमुख हैं। अगर हम बात कर लें यही अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ से हाल ही में इस्तीफा किसने दिया है, नरेंद्र वत्रा जी ने इस्तीफा दे दिया है। और यहां के कार्यवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मोहम्मद सैफ को नियुक्त किया गया है। ये किस देश से संबंधित है, इनका मिस्र देश से संबंध है। और नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। साथ ही साथ आपको याद होगा 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, 23 जून 1894 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय लुसाने में है। इसके प्रमुख कौन हैं, तो थॉमस बाब जो हैं इसके प्रमुख हैं। आइए दोस्तों इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहे नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। मतलब यहां पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो हमारे विकल्प दिए गए, पहला है बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। बिहार राज्य के आठवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया है मित्रों, तो ये नीतीश कुमार जी ने बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। अब यहां पर पहले इनका जो भाजपा है, बीजेपी के साथ इनका गठबंधन था और इन्होंने अपने उस गठबंधन को तोड़कर आरजेडी लालू प्रसाद जी की जो पार्टी है उसके साथ समझौता किया, गठबंधन किया और नए मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया, तो तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। अब बिहार से महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया। अगर हम राज्यपाल जी के बारे में बात करें कि राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान जी यहाँ के राज्यपाल हैं। अब बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि महात्मा गांधी जी को बिहार किसने आमंत्रित किया था, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जी को बिहार में आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा इनको बिहार आमंत्रित किया गया था। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, तो बिहार राज्य से है। यह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। साथ ही साथ आजादी से पहले बिहार अफीम, सोरा
और नील की खेती के लिए जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार किसके फसलों के किसके लिए उत्पादन के लिए जाना जाता था, तो वहां अफीम, सोरा और नील जो है इसकी खेती के लिए जाना जाता था। अब यहां पर आपको एक प्रश्न और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है कि बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा की 243 सीटें हैं। अगर हम बात कर लें बिहार से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार राज्य में स्थित है। डाल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस राज्य में की गई है, तो बिहार के पटना में डाल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। साथ ही साथ आपको याद रखना है भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा या शयन मुद्रा में सबसे बड़ी प्रतिमा कहां स्थापित की जा रही है, तो बोध गया में भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, सबसे बड़ी प्रतिमा को बनाया जा रहा है। अगर हम यही महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में और महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लें, तो हाल ही में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में भी मुख्यमंत्री के रूप में चेंजिंग हुआ है। तो वहां पर किसने शपथ ग्रहण किया है, एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। कहां, महाराष्ट्र राज्य में। अगर हम बात करें त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो बिप्लब कुमार थे, उनके स्थान पे किसे नियुक्त किया गया था, तो वहां पर आपको याद रखना है डॉक्टर मानिक साहा जी जो है ये त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उच्च शिक्षा संसाधन के पाठ्यक्रम में लागू करने की घोषणा की है। मतलब पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उच्च शिक्षा में के पाठ्यक्रम में लागू करने की घोषणा की है। अब हमारे विकल्प जो दिए, पहला दिया गया उत्तराखंड, दूसरा गोवा, तीसरा कर्नाटक, चौथा केरल। हमारा जो यहाँ सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, गोवा राज्य ने अपने उच्च शिक्षण संस्थानों में नई शिक्षा नीति को लागू करने की घोषणा की है। अब यहां पर नई शिक्षा नीति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना है। यह किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति लाई गई, तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति का गठन किया गया। साथ ही साथ आपको प्रश्न याद रखना है कि 34 वर्षों के बाद शिक्षा नीति में संशोधन किया गया था। इसका मतलब पहली शिक्षा नीति कब बनी थी, 1986 ईस्वी में पहली शिक्षा नीति बनी थी, और 34 वर्षों के बाद 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई। और किसके सिफारिश पर, कस्तूरी रंगन जी के सिफारिश पर। अब यहां गोवा उच्च शिक्षण संस्थानों में नई शिक्षा नीति को लागू करेगा। अब यहां पर एक प्रश्न हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है दोस्तों कि प्राइमरी स्तर पर भारत में पहला नया नीति लागू करने वाला राज्य कौन है, तो यह उत्तराखंड है। इसको हमेशा याद रखना है मित्रों। अगर प्रश्न में आपके दिया है कि प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति किसने लागू किया, तो वहां हमारा उत्तर उत्तराखंड होगा। जबकि उच्च शिक्षण संस्थान की बात की जाए तो वह गोवा होगा। अब गोवा से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी परीक्षाओं में तमाम परीक्षाओं में बने हुए हैं, अगर हम देख लें तो आपको याद रखना है हर घर जल योजना 100% योजना का क्रियान्वयन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये गोवा है। आपको याद रखना है रैबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये भी गोवा है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। अगर हम बात कर ले यहीं गोवा
किसका उपनिवेश था? तो पुर्तगालियों का उपनिवेश था गोवा, और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान हुआ? तो 1987 ईस्वी में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब यहां याद रखना है, एक जनजाति है सिग्मो जनजात, पूछा भी गया है सिग्मो जनजात भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो सिग्मो जनजात भारत के गोवा राज्य में पाई जाती है, और इन्हीं के द्वारा एक पॉपुलर फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे सिग्मो फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है सबसे आद्र या सबसे पुरानी जनजाति के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो जारवा और सेंटिनलीज जनजातियां सबसे पुरानी जनजातियों के रूप में जानी जाती हैं। अगर हम यही बात कर लें कर्नाटक राज्य से, तो यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो बासवराज बोमई जी हैं, और यहां के राज्यपाल कौन हैं? तो थावरचंद गहलोत जी हैं। और कर्नाटक में आपको याद रखना है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। आइए इसी क्रम में देख लें, अगला है हाल ही में चर्चा में रहा परवाज अभिनव मार्केट लीकेज योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? मतलब यहां जो दिया गया है इस योजना का नाम है परवाज अभिनव मार्केट लिंकेज। योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? मित्रों हमारे विकल्प जो दिए गए हैं, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा नई दिल्ली। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा परवाज अभिनव मार्केट लिंकेज योजना प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों की आय दोगुनी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहां से संबंधित यह है कि जम्मू कश्मीर में किस चीज की सर्वाधिक खेती होती है? तो फलों की खेती ज्यादा होती है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो सेब होता है। साथ ही साथ यहां केसर का उत्पादन भी होता है। आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग से भी प्रमाणित किया गया है। अगर हम बात करें यहां सेब से, तो ये सेब ट्रांसपोर्टेशन में अधिकतर सेब खराब हो जाते हैं या ट्रांसपोर्टेशन में अत्यधिक समय लग जाता है, और इसी ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही यहाँ की फसलें या इनके किसानों की आय में कमी आती है, जिसके कारण यहां की सरकार ने यह घोषणा किया है कि 25% ट्रांसपोर्टेशन में, हवाई ट्रांसपोर्टेशन में 25% की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे ये अपना सेब या अपने फलों को मार्केट तक आसानी से या सुविधाजनक और सीमित समय में पहुंचा लेंगे। अब यहां से आपको याद रखना है कि परवाज अभिनव मार्केट लिंकेज योजना का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से है, और एक किसानों की आय दुगनी करने से संबंधित है। और मुख्यतः यहां की फसलें क्या है? सेब हैं, केसर हैं, अन्य फसलें हैं। इनको मार्केट तक आसानी से पहुंचाया जाए, इसके लिए हवाई सेवा का उपयोग किया जाएगा, जिसमें 25% की सब्सिडी दी जाएगी। अगर हम बात कर लें जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के रूप में, तो यहां के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में हाल ही में परसीमन हुआ है, तो किस परसीमन आयोग किस परसीमन आयोग की अध्यक्षता में इसका परसीमन किया गया? तो रंजना देसाई परसीमन आयोग की अध्यक्षता में परसीमन किया गया, और विधानसभा की 90 सीटें निर्धारित की गई। अगर हम बात कर लें जम्मू कश्मीर से ही संबंधित, तो आपको याद होगा दाचिंगाम नेशनल पार्क का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर से है। और यहां से भी महत्वपूर्ण आपको याद रखना है हंगुल मृग कहां पाया जाता है भारत में? तो हंगुल मृग जो है ये पाया जाता है आपका दाचिंगाम नेशनल पार्क में। साथ ही साथ आपको याद रखना है राजतरंगड़ी जो पुस्तक है, इसमें किसका इतिहास वर्णित है? तो जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में वर्णित है? तो राजतरंगड़ी में जम्मू कश्मीर का इतिहास वर्णित है। किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बुलर झील, साथ ही साथ
डल झील, बुलर झील, डल झील, इनका संबंध कहां से है? जम्मू कश्मीर राज्य से है। अगर हम बात करें हाल ही में मित्रों, हम लोगों ने एक किसानों की आय दुगना करने से संबंधित एक पंचामृत योजना पढ़ा था। पंचामृत योजना पढ़ा था, इसके 5 स्तंभ थे। तो आपको याद करना है और बताना है कि पंचामृत योजना किस सरकार की योजना है। तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना प्रारंभ किया गया। अगर हम बात करें केंद्र सरकार की दोस्तों, तो केंद्र सरकार का लक्ष्य जो किसानों की आय दुगना करने का है, ये कितना है? तो 2025 जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा डिफेंस एक्सपो 2022। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी यहां यह आयोजन हुआ है तो परीक्षाओं में ये जरूर प्रश्न बना हुआ है। आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और यहां से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को भी आप रिलेट करेंगे। देखिए कहा जा रहा है हाल ही में चर्चा में रहा डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां आयोजित किया गया। तो यहां देखिए पहला आपका दिया गया गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह गुजरात राज्य के गांधीनगर में डेक्स एक्सपो 2022 का आयोजन किया जा रहा है। मित्रों अगर आप याद कर पा रहे हो तो हम लोगों ने 2021 के अंत में भी इस योजना का, इस डेक्स एक्सपो का भी जिक्र किया था, क्योंकि उस समय इसको स्थगित कर दिया गया था। यह 2021 में ही होना था और अब इसे पुनः कहां किया जाएगा? पहली बार भी वहां, पहले भी ये गांधीनगर में ही पहले बार भी निर्धारित था गांधीनगर में, अब भी 2022 का भी इसे कहां? गांधीनगर में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। अब यहां से संबंधित महत्वपूर्ण आपको जानकारी गुजरात राज्य से संबंधित याद रखना है। गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें डेक्स एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। ये अब यहां से आप ध्यान रखिए WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहां खोले जाने की घोषणा की गई है? जामनगर में खोले जाने की घोषणा की गई है। और ये कहां संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है। गिफ्ट सिटी में NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का नई इकाई खोलने की जाने की घोषणा की गई है। तो गिफ्ट सिटी का संबंध कहां से है? गुजरात राज्य से है। अगर हम बात कर लें हाल ही में गुजरात राज्य में बुलेट ट्रेन भारत में सबसे पहले कहां से प्रारंभ की गई है? तो वो गुजरात राज्य के सूरत से प्रारंभ की गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्टील रोड का या वेस्ट स्टील से स्टील रोड बनाए जाने की घोषणा सबसे पहले कहां की गई या कहां बनाया गया? तो गुजरात के सूरत में बनाया गया। अब आपको गुजरात से संबंधित याद रखना है, गुजरात और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जो अपना स्थापना दिवस 1 मई को मनाते हैं। इनका स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी में किया गया था। अगर हम बात कर ले यही महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में एक्सपो से संबंधित, तो 2020 का आयोजन कहां किया गया था? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2020 का डेक्स एक्सपो का आयोजन किया गया था। अब यहां कुछ रिपोर्ट आपको याद रखना है। जैसे हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट आई थी। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो ये अपना भारत जो है ये विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। अगर हम बात करें सैन्य, सिपरी की रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट के आधार पे सैन्य खर्च में विश्व में कौन से देश सर्वाधिक सैन्य खर्च करते हैं? तो USA पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे है, जबकि भारत जो है यहां पर तीसरे स्थान पे है। अब इस डेक्स एक्सपो का उद्देश्य, भारत में आयोजित करने का उद्देश्य क्या है मित्रों? तो 2025 तक जो हथियार हैं उनके हथियारों के निर्यात को 5 अरब डॉलर तक ले जाना इसका उद्देश्य है भारत का हथियारों के क्षेत्र में। अब यहीं पे आपको याद रखना है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का भारत का उद्देश्य कब तक का है? तो इसको भी याद रखना है कि 5 अरब ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का लक्ष्य जो रखा गया है 2025 रखा गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? पहला देखिए
एरिना रिवाकिना दिया गया है, दूसरा ईगा स्वेटेक दिया गया है, तीसरा सेरेना विलियम्स दिया गया है, चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही विकल्प होगा ये विकल्प नंबर सी सही होगा। सेरेना विलियम्स ने यूएस ओपन खेलने के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। अब यहां हम टेनिस से महत्वपूर्ण जानकारियों को देखें तो टेनिस के 4 मुख्य ग्रैंड स्लैम होते हैं, यहां से क्रम पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है पहले क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। और 2022 का ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष वर्ग में किसने जीता है, तो राफेल नडाल ने जीता है। साथ ही साथ महिला में अगर बात करें तो एशले बार्टी ने जीता है। ये ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित हैं और इन्होंने भी टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगर हम बात करें दूसरा क्या है, तो यहां पर फ्रेंच ओपन जो है ये दूसरा है। अब फ्रेंच ओपन में पुरुष वर्ग में किसने जीता है 2022 का खिताब, तो राफेल नडाल ने जीता है। साथ ही साथ अगर महिला वर्ग में देखें तो ईगा स्वेटेक ने जीता है। ये कहां की हैं, ये पोलैंड की हैं। कहां की हैं मित्रों, पोलैंड की हैं। अगर हम बात करें विंबलडन 2022 का खिताब किसने पुरुष वर्ग में, नोवाक जोकोविच ने जीता है। और महिला वर्ग में बात करें तो एरिना रिवाकिना इन्होंने जीता है। और ये पहली कजाक महिला है, मतलब कजाकिस्तान की ये पहली महिला है। और अगर हम बात करें एशिया की तो विंबलडन 2022 का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो ये एरिना रिवाकिना है। यहां से महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर याद रखना है। अब हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण खेल का आयोजन किया गया है, आपको याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें थॉमस कप का संबंध किससे है, तो ये बैडमिंटन से है। इसे पहली बार किसने जीता है मित्रों, तो भारत ने जीता है। उप विजेता कौन रहा, इंडोनेशिया रहा। अभी तक सर्वाधिक बार थॉमस कप जीतने वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। अगर हम बात करें आईपीएल की तो आईपीएल का 15वां संस्करण था। इसका स्पॉन्सर कौन था, तो इसका स्पॉन्सर टाटा था। कितनी टीमें खेली थी, 10 टीमें खेली थी। विजेता टीम कौन रही, तो गुजरात जो है विजेता टीम रही, जबकि उप विजेता कौन रहा, राजस्थान रॉयल्स रहा। अगर हम बात करें यहीं पर आपके आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। यहीं पे आपको याद रखना है टी20 महिला वर्ल्ड कप भी किसने जीता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। आपको ये सारे प्रश्न ध्यान रखने हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देखिए, यहां पर सेरेना विलियम्स का फिगर दिखाया गया है और इन्होंने अभी तक 23 ग्रैंड स्लैम इन्होंने प्राप्त किया है। साथ ही साथ इनका किस देश से संबंध है, तो ये यूएसए से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा किस पहले भारतीय को यूएसए हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो यहां पहला विकल्प हमारा दिया गया है रमाधर सिंह, दूसरा इंदरमीत गिल, तीसरा दीपक धर, चौथा गीता गोपीनाथ। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों, विकल्प नंबर ए सही होगा, रमाधर सिंह। अब यहां से आपको याद रखना है ये अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और इनको यूएसए के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और ये समाज शास्त्री हैं और इनको ये हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और इस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय हैं। इसी कारण ये चर्चा में रहे हैं। और आपको मित्रों इनको याद रखना है कि हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो प्रोफेसर रमाधर सिंह हैं। और इनका संबंध कहां से है, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से है और ये समाज विज्ञानी हैं और इन्हीं को पहले शामिल किया गया है। अब यहां से आपको याद रखना है हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम बात करें इंदरमीत गिल की, तो विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में
किस किस भारतीय को चुना गया है? तो इंदरमीत गिल को चुना गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी में। और इसके प्रमुख कौन है? डेविड मालपास हैं। अगर हम बात करें दीपक धर के बारे में तो बोल्टमैन मेडल प्राप्तकर्ता पहले भारतीय कौन है? तो दीपक धर हैं। और इनका संबंध कहां से है? कानपुर आईआईटी से, आईआईटी कानपुर से इनका संबंध है। अगर हम बात करें गीता गोपीनाथ किससे संबंधित, तो आपको याद होगा आईएमएफ की दीवार पे पहली भारतीय अर्थशास्त्री जो हैं जिनका फिगर लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है, वो कौन है? गीता गोपीनाथ हैं। अगर हम यहां अन्य नियुक्तियों को देखें तो भारत के विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा जी को भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार सूद जी को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें नीति आयोग के सीईओ और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीईओ के रूप में परमेश्वरन अय्यर और उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुमन बेरी को नियुक्त किया गया। ये सारी नियुक्तियां अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखना है। इसी तरह से आपको याद रखना है मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात कर लें यही भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किए जाने की अनुशंसा की गई है? तो यू ललित, इनका पूरा नाम जो है उदय उमेश ललित है और ये 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां पहला दिया गया आर प्रज्ञानंद, दूसरा दिया गया डी गुकेश, तीसरा दिया गया प्रणव, चौथा दिया गया राहुल श्रीवास्तव। यहां हमारा सही विकल्प जो होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रणव भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने। अब यहां से आपको ध्यान रखना है ये 75वें क्रम के हैं, तो 74वें कौन थे? तो 74वें राहुल श्रीवास्तव कौन थे? ये 74वें भारत के ग्रैंड मास्टर थे। अब यहां से हाल ही में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया था और वो समाप्त हुआ है, तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना है, तो इसको आप हम देख ले। अगर हम बात करें ये कौन सा क्रम का था? 44वां था और इसका आयोजन कहां किया गया? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इसका शुभंकर क्या था? थुम्बी इसका शुभंकर था। अब याद रखिए राष्ट्रमंडल खेलों का भी समापन हुआ है, तो उनका शुभंकर क्या था? पेरी द बुल, और उसका ध्येय वाक्य क्या था? गेम फॉर ऑल, खेल सभी के लिए। अब यहां अगर हम बात करें तो यहां पर 75वें ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये प्रणव बने हैं 75वें ग्रैंड मास्टर भारत के। अब यहां पर हम देखें कि विश्व शतरंज महासंघ, जिसको फीडे के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखें जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसी कारण प्रत्येक 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हाल ही में एक प्रश्न और भी आपको याद रखना है, हाल ही में विश्व शतरंज महासंघ के प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद जी को विश्व शतरंज महासंघ के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद जी थे। इनकी एक पॉपुलर आत्मकथा है, उसका नाम क्या है? कई बार पूछा गया है। माइंड मास्टर किसकी बुक है? तो विश्वनाथन आनंद जी की है। साथ ही साथ पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये विश्वनाथन आनंद जी को सम्मानित किया गया था। अब इसे किस नाम से जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो डी गुकेश हैं। और अगर विश्व की बात करें तो अभिमन्यु मिश्रा हैं। और हाल ही में आपने देखा है
कि रेक्याविक चैंपियनशिप और साथ ही साथ ला रोडा चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने इस खिताब को जीता है। अगर हम बात करें पहली महिला ग्रैंड मास्टर भारत की कौन थी, तो यहां पर आपको याद रखना है विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जो थी ये पहली भारत की महिला ग्रैंड मास्टर थी। आइए इसी क्रम में इस सेशन का लास्ट प्रश्न देख लें। हाल ही में 2021-22 सीजन के लिए पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो पहला दिया गया वाईचुंग भूटिया, दूसरा सुनील छेत्री, तीसरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही विकल्प होगा ये सुनील छेत्री होगा। सुनील छेत्री जी को 2021-22 सीजन के लिए पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अब यहां हमको पुरुष फुटबॉलर के बारे में पता चला। अब हम यहीं पर अगर बात कर लें महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो मनीषा कल्याण जो हैं इनको चुना गया है। मनीषा कल्याण जो हैं इनको महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अब यहां से महत्वपूर्ण जो खेल हैं इससे संबंधित अगर हम जानकारी देख लें तो हाल ही में हम लोगों ने अभी बात किया है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो 12 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। इसमें एकमात्र फुटबॉलर के रूप में किसे दिया गया था? तो सुनील छेत्री जी को दिया गया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है एकमात्र क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया था? तो वह मिताली राज हैं। इनको किस रूप में? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 के रूप में चुना गया था। इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपए नगद, साथ ही साथ आपका प्रशस्ति पत्र। साथ ही साथ अगर हम हाल ही के खेल परिदृश्य के बारे में बात करें तो अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हुआ है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रमंडल कौन से क्रम का था? तो ये 22वें क्रम का था। साथ ही साथ याद रखना है भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? 61 पदक प्राप्त किए। पदक तालिका में स्थान क्या रहा? चौथा स्थान रहा। पहले स्थान पे कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे रहा, इंग्लैंड दूसरे स्थान पे रहा और कनाडा जो है मित्रों ये तीसरे स्थान पे रहा, जबकि अपना प्यारा भारतवर्ष चौथे स्थान पे रहा। अगर हम बात करें इन पदकों में कौन कितने कितने पदक रहे, तो इसमें 22 स्वर्ण पदक रहे, 16 सिल्वर पदक रहे, साथ ही साथ अगर हम बात करें 23 कांस्य पदक रहे। और ये जो पदक है इससे पहले पदक तालिका जो थी 2018 में जब कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन किया गया था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पर पदक तालिका में भारत का स्थान तीसरा था और उस समय भारत ने टोटल 66 पदक प्राप्त किए थे। अब खेल से महत्वपूर्ण एक जानकारी आपको याद रखना है, एशिया टी20 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यूएई में किया जाएगा, क्योंकि इसका आयोजन कहां होना था? श्रीलंका में होना था, जो कि अब कहां किया जाएगा? यूएई में किया जाएगा। आपको याद रखना है G20 देशों की बैठक 2023 में कहां आयोजित किया जाएगी? भारत में किया जाएगा और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में किया जाएगा। इसके शेरपा कौन होंगे? तो अमिताभ कांत जी इसके शेरपा होंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग देखें, यहाँ सुनील छेत्री जी का फिगर आपको दिखाया गया है और आप इससे रिलेट करिएगा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2021 में एकमात्र फुटबॉलर ये हैं। साथ ही साथ फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में 2021 और 22 के लिए पुरुष वर्ग में किसे चुना गया है? सुनील छेत्री जी को, जबकि महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को चुना गया है। इसी क्रम के साथ ये 10 प्रश्नों की सीरीज और यहां से महत्वपूर्ण जो प्रश्न इससे रिलेट कर रहे थे उन प्रश्नों को आपके समक्ष रखा गया और इससे यह उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर यह सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप इस सेशन के लिए कमेंट, शेयर और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।